से, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर होगा। कल हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे, अब क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। देखिए, तीन वेक्टर हैं, इसको वेक्टर ए कह रहे हैं, जो इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। एक वेक्टर ये हो गया, दैट इज बी वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है उसके साथ में 30 डिग्री। और एक वेक्टर ये हम ले लेते हैं, ये वेक्टर सी वेक्टर है, जो इसके साथ एंगल बना रहा है 10 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी, थर्ड बी एंड सी। आपको किन 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 के बीच एंगल निकालना है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल, वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच का एंगल, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम पहला एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक है। देखिए, ऐसा ही डायग्राम हम अलग से बना रहे हैं, और हम पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है। और वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ? 60, ठीक है। अब हमको उसके किसके साथ एंगल देखना है? बी के साथ। तो बी का हेड पॉइंट ए के टेल पॉइंट से मैच कर रहा है, बी का हेड ए के टेल पॉइंट से मैच कर रहा है, तो हम बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बी को करना ज्यादा कन्वीनियंट है। तो बी को हम यहां से पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन में ये बी होगा, यहां होगा, सो दैट कि इसका टेल पॉइंट यहां आके लाई कर जाए, तो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज वेक्टर बी, ठीक है। अब ये वेक्टर बी है, तो आप ये सोचिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो 60 और प्लस ये कितना 30, तो एंगल ए और बी के बीच का क्या होगा? तो एंगल वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। एक और एंगल हो सकता है, ये एंगल, लेकिन चूंकि ये ग्रेटर एंगल है, स्मॉलर एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ऑब्वियसली 300 बड़ा है या 60 डिग्री बड़ा है? तो हमको ये लेंगे, ये होगा एंगल ऑफ वेक्टर, कौन से? ए एंड बी, ए और बी के बीच का, समझ पाए इस बात को? तो इससे हमने क्या निकाला? ए और बी के बीच का एंगल निकाला। अब आपको किसके बीच का निकालना है? सेकंड नंबर कह रहा है ए और सी, और थर्ड क्या कह रहा है? बी एंड सी। सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिए, ये वाला बनाइए, और सेकंड थर्ड आंसर जो है वो बनाइए। हुआ? निकल गया? सेकंड वाले का आंसर बताइए। हाँ, 50 आ रहा है सबका, ठीक। चलिए, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री, ये तो 60 निकल ही गया। लास्ट वाले का बी एंड सी बताइए। 110 आ रहा है, ए एंड सी निकालना है ना, तो ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया 10 डिग्री, वेक्टर बी 60 माइनस, ठीक। थर्ड में आ जाइए, बी एंड सी।
इसका मतलब है कि बी और सी के बीच में 110 और बी और ए के बीच, सॉरी सी और ए के बीच का एंगल सही है। ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए y x डैश और y डैश, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर, इसको मान लेते हैं हम वेक्टर p, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर ये जिसको q बोल रहे हैं और ये एंगल इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री, और एक वेक्टर ये हो गया, इसको r नंबर वेक्टर दे रहे हैं और ये बना रहा है 20 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन, कौन सा, पहला A एंड B, सॉरी P एंड Q, सेकंड P एंड R, थर्ड Q एंड R। तीनों के बारे में बताइए, तीनों को अलग अलग एंगल पर तीन अलग अलग डायग्राम बना के बनाइए। ऐसा आ रहा है, सही है, ये गलती हो रहा है तो देख लीजिए, मैच करा लीजिए। उसके बाद P एंड R, होगा, सही है। 90 प्लस 20 110 प्लस 45 155, Q होगा, सही है। कहीं मिस्टेक है तो बताइए। हाँ, अच्छा, ये 40 हो, ये 40 हो जाए, ये सॉरी 930 हो जाएगा। हाँ ठीक, ठीक ठीक, 30 डिग्री और प्लस ये होगा 50 डिग्री, टोटल एंगल 50 आएगा।
ठीक, सही हो गया, क्लियर। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी कोई डाउट नहीं तो नहीं है इस पर? आई देखिए यहां पर अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का क्या टाइप है। ठीक है, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, सबसे पहला नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं, अभी देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे। नेगेटिव वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में 5-6 टाइप्स पढ़ने हमको, उसमें से हम एक वेक्टर जो पढ़ रहे हैं अभी, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हमने पी वेक्टर रखा है। ठीक है, उस पी वेक्टर का ये टेल पॉइंट हो गया, ठीक, और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब क्या करेंगे कि हम एक ऐसा वेक्टर लेंगे जिसका लेंथ, मतलब इस वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो उतना ही लेंथ का हम दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसका मतलब सेंटर पॉइंट ओ है, तो वो दो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना बना रहे हैं? 180, हमेशा 180 बनेगा। मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट होगा, यानी कि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, और टेल पॉइंट जो है उसके दोनों का टेल पॉइंट मैच करेगा। ठीक है, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका नाम बदल जाएगा। क्या बोले थे कि यदि वेक्टर चेंज कब कर जाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड सेम रह जाए, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। जो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी बताए थे उसमें सेकंड नंबर कंडीशन था, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, वेक्टर चेंज कर गया, इसीलिए हम इसको पी नहीं बोल सकते हैं, इसको दूसरा नाम देंगे। तो हमने क्या नाम दिया? क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर की खासियत क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। सही है, मैग्नीट्यूड क्योंकि लेंथ दोनों का क्या है? सेम है, बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिखेंगे वेक्टर P जो कि Q वेक्टर का या फिर मतलब वेक्टर Q जो किसका नेगेटिव वेक्टर है? वेक्टर P का। तो यहां पर ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अब इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वेक्टर P है उसका अपोजिट यानी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर Q मिलेगा। वेयर, इसको लिखने का मतलब ही है कि वेयर मॉड ऑफ Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ P, यानी कि कोई दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हैं तो हम ऐसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये Q वेक्टर किसका नेगेटिव वेक्टर है? P वेक्टर का। ठीक है, इसीलिए माइनस लगा हुआ है, डायरेक्शन 180 डिग्री। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये, और ये वेक्टर मान लेते हैं A है, और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर B है। ठीक है, वेक्टर B है, तो हम इसको मान लीजिए छोटा सा मैग्नीट्यूड कर दें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू, A वेक्टर B is negative vector of वेक्टर B, सॉरी वेक्टर A, ऐसा लिख सकते हैं क्या? B मॉड ऑफ B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A, क्या ऐसा लिख सकते हैं? C वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या D मॉड ऑफ वेक्टर A इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर B।
कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? डी, डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई दो वेक्टर जस्ट अपोजिट है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो नेगेटिव वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर होने के लिए दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए उनको। जैसे इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहां आ सकता है ऐसे पैरेलल, इसको यहां से उठाकर हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसे ला सकते हैं। तो जब हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल तो 180 हो जाएगा, वो ट्रू है, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं है। तो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाला फॉलो हो जा रहा है लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होंगे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे छोटा सा एक अगला क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल में। अब देखिए जैसे यहां पर एक वेक्टर है, इसको वेक्टर हम सी बोल रहे हैं, ठीक है, और एक वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का, मान लीजिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है डी वेक्टर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या सही है? पहला, वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डी। सेकेंड, वेक्टर सी का मॉड इज इक्वल टू मैड ऑफ वेक्टर डी। थर्ड, यानी कि ए बी, इसको बी कहिए, ये सी ऑप्शन है, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वेक्टर सी इज ग्रेटर देन वेक्टर डी। कौन सा सही लग रहा है आपको? लेंथ बराबर है लगभग, आपको यदि देखें ऐसे तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका मीनिंग, ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि दो वेक्टर कहीं पर भी रहें, यदि उनका मैग्नीट्यूड लेंथ बराबर है तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है। चूंकि ये अपोजिट वेक्टर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनके बीच का, यदि हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, यहां पर टेल पॉइंट दोनों का मैच करा दें, तो टेल पॉइंट मैच करने पर कितना एंगल बनना चाहिए? 180। नेगेटिव वेक्टर के लिए 180 बनना चाहिए, लेकिन ये 180 से कम भी है और ज्यादा भी है, तो इसलिए 180 नहीं है, तो ये नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। यहां पर वही था, बस अंतर यह था कि ये 180 फॉलो कर रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। यहां पर डायरेक्शन सेम थे, मतलब डायरेक्शन 180 फॉलो हो रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं, और यहां पर 180 फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड हो रहा है, समझ गए? तो तभी दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होगा जब दोनों चीजें फुलफिल होंगी। एक तो उनके बीच का एंगल 180 होना चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब वो दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर। राइट डाउन कर लीजिए। और इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि कोई वेक्टर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का है और एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो 10 न्यूटन का ही होगा लेकिन नेगेटिव एक्स में होगा। यदि पॉजिटिव वाई में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, उसका नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वाई हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? यहां कंपैरिजन हो रहा है, जैसे नेगेटिव वेक्टर में भी कंपैरिजन हो रहा है, मतलब एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर नेगेटिव कहलाएगा, अकेला कोई वेक्टर नेगेटिव नहीं कहलाएगा। उसी तरह इक्वल वेक्टर में भी दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिलेटिव इक्वल कब कहलाएगा? देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, सपोज करें, एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। पहला एग्जांपल इसमें जो है, फर्स्ट एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है इधर, ये मान लीजिए पी वेक्टर है, ठीक है, और
एक वेक्टर सपोज इसी डायरेक्शन में है और वो क्यू वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर जो पी है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 न्यूटन, और ये इस डायरेक्शन को लिखेंगे मान लीजिए ईस्ट, ठीक है। दूसरा वेक्टर है 10 मीटर ईस्ट। तो क्या ये दोनों वेक्टर नेगेटिव इक्वल वेक्टर हो सकते हैं क्या, या अब इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको हम अभी इजी रखते हैं। देखिए 8 न्यूटन ईस्ट। अब बताएं कि दो वेक्टर कैन कैन पी एंड क्यू बी इक्वल वेक्टर, हो सकता है ऐसा क्या, आ? नहीं हो सकता। सिंस mod of p vector is not equal to mod of q vector, so vector p cannot equal to vector q। ये भाषा समझ रहे हैं, ये वेक्टर का भाषा है। mod of p vector is not equal to mod of q vector। हो सकता है कि कोई ज्यादा हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए वेक्टर p और q इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए। उसके बाद क्या सेम होना चाहिए हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना ही चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये वेक्टर सपोज सी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर है ये डी वेक्टर है, ठीक है, और डी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज 20 मीटर है, और किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट में, और ये जो डी वेक्टर है इक्वल टू 20 मीटर, ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट में, ठीक है। तो कैन वी से वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से क्यों, since mod of c vector is equal to mod of d vector, but vector are having opposite direction, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं हुआ दो वेक्टर इक्वल वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम थे, डायरेक्शन अपोजिट था। यहां डायरेक्शन सेम था लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। अब तीसरा देखिए एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल कह रहा है कि मान लीजिए कि एक वेक्टर, ये वेक्टर f या वेक्टर मान लीजिए कि r वेक्टर है, और एक वेक्टर इधर ही, ये मान लीजिए कि s वेक्टर है, ठीक है। दो वेक्टर हैं, लेंथ भी लगभग सेम ही दिख रहा है उसका, ठीक है, सेम दिख रहा है। अब r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सपोज वो 50 न्यूटन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो 50 मीटर ईस्ट में है। तो हम कैन वी से वेक्टर r एंड एस आर इक्वल वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए ध्यान से बताइए देख करके। थर्ड जो हमने ऑप्शन, थर्ड जो हमने केसेस लिया है, केस लिया, उसमें बताइए कि इक्वल वेक्टर होगा क्या। देखिए ऑब्वियसली उसने सही कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। हम आपको पहले बताए थे कि मैग्नीट्यूड दो चीज पे डिपेंड करता है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितने पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड u, तो मैग्नीट्यूड बराबर n इंटू यू, तो n तो सेम है, u सेम नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐड करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को करेंगे ना। मान लीजिए कि एक रेस हुआ और एक रेस में आदमी भी दौड़ा और गधा भी दौड़ा, दोनों का रेस सेम कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? मतलब वो एक जानवर है और ये इंसान है, तो दोनों का रेस एक साथ एक कैसे कंपेयर हो सकता है? गधा का रेस गधे के साथ होगा, इंसान का रेस इंसान के साथ होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सेम तरह के आइडेंटिटीज ही कंपेयर होंगे। तो यहां जैसे फोर्स है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों ही वेक्टर है, नो डाउट दोनों वेक्टर है, लेकिन फोर्स वेक्टर अलग फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम हमेशा कंपेयर जब करेंगे, कभी भी कंपेयर करेंगे, तो यदि दो वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो उनका फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे आप 50 न्यूटन प्लस 5 मीटर, तो ऐड करके क्या करिएगा? ऐड होगा, यदि आप ऐड करना चाहें तो मान लीजिए हम ऐसे कह रहे हैं कि 50 न्यूटन प्लस 50 मीटर, तो रिजल्ट क्या आएगा बताए? ऐड हो ही नहीं सकता। ऐसा हम कर रहे हैं तो गलत हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसका एक प्लस पॉइंट क्या है? सबसे प्लस पॉइंट क्या है? जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 50 न्यूटन को 50 मीटर से ऐड करना पड़े, तो समझ लीजिए कि कहीं गलती हो गई और उस गलती को तुरंत ऊपर ठीक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। आप जब भी सॉल्व कीजिएगा, पूरा पूरा फिजिक्स में भी कहीं पर भी सॉल्व किए होंगे 9th लेवल पे भी, तो कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन नजर नहीं आएगा। ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है कुछ आपसे गलती हुई है, ठीक है। कभी भी कंपेयर होगा या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड कैन बी कंपेयर्ड। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्या लिखा? कैन वी से आर एंड एस आर इक्वल वेक्टर? तो वी सिंस ऐसा लिख सकते हैं, सिंस दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, so they cannot be compared। मतलब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में भी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एस। हम इक्वल नहीं लिख सकते, उसको नहीं के बराबर लिखना होगा, क्रॉस करना पड़ेगा। समझ पाएगा बात को? जबकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो अब हम किस वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, यानी वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 0। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हैं तो उनके बीच का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, उनके बीच का एंगल 180 रहेगा। और यदि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जैसा नेगेटिव में था, बस इसमें बीच का एंगल क्या होगा? 0। 0 से 180 हो गया तो नेगेटिव वेक्टर, और यदि 180 से 0 हो गया तो इक्वल वेक्टर। समझ गए? तो इसको तीनों को लिख लीजिए, बस लास्ट में एक पॉइंट दिखा देते हैं। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? तो लास्ट में यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि वेक्टर ये वेक्टर मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज चलिए एफ दे देते हैं नाम। तो वेक्टर एफ, तो ये सपोज कर लीजिए 50 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में है? तो ईस्ट में है। और एक और वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे मान लीजिए एच वेक्टर। तो एच वेक्टर 50 न्यूटन किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। देन वी कैन से वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एच। ये कब हो रहा है? जब उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दैट इज mod of f is equal to mod of h, and angle between vector f and vector h is equal to 0 degree।
ठीक है, वहां क्या था 180 और अभी इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। दैट इज बोथ vectors must have same direction, तब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, या ऐसे लिख दे इसको, इफ टू vectors आर इक्वल, यदि दो वेक्टर इक्वल हैं तो पहला ऑप्शन मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और डी होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू वेक्टर बी। या ये कह लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। देखिए डी भी सही है लेकिन ये अप्लाई नेगेटिव वेक्टर के लिए भी होता है। तो आपको दो वेक्टर यदि इक्वल वेक्टर हैं तो आपको मोर एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा ना वो सी होगा। यदि आप डी करेंगे ना तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा आंसर सही ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर तुरंत बोलेगा अरे ये तो नेगेटिव वेक्टर के लिए भी ट्रू है, आपने इसको टिक किया है तो नेगेटिव वेक्टर के लिए भी ट्रू है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, और वो किससे रिप्रेजेंट होगा, सी ऑप्शन से। तो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर, और यदि कंपेयर करेंगे तो यही सही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहे हैं हमको। तो इसलिए हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। और यदि हमको ये नहीं दिया होगा, यहां माइनस दिया होता जो हम अभी किए थे थोड़ा पहले, तो हम मेरे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट डी। समझ गए, क्योंकि दो वेक्टर नेगेटिव कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन सेम होगा। तो इससे तो वो क्लियर हो जा रहा है, और ये तो नेगेटिव वेक्टर के लिए भी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। वो कह रहा है एक और क्वेश्चन छोटा सा ऐसा कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर हैं, तो ए द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज नॉन जीरो, बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स ऐसा कर लीजिए ए एंड बी, ऐसे नाम दे दीजिए ताकि यहां पर लिखने में आसानी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ठीक है, सी मॉड ऑफ ए मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और मॉड क्या होंगे इनके, इसका ऐसे हम कर सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब इस केस में क्या कहेंगे, नॉन जीरो तो नहीं होगा, गलत, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, और ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत साफ दिख रहा है। बी और ए में, बी और डी में देखिए ये बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की और ये बात कर रहा है डायरेक्शन की। ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन के लिए है। जेईई मेंस में पूछा जाता है, पता है आप लोगों को ना, जेईई मेंस का कुछ आइडिया है। कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस में ऐसे होते हैं उसमें लिखा रहता है, ऊपर में लिख देगा मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसमें आपको ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये तो साफ एलिमिनेट हो गया। मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर का सेम होता है, डायरेक्शन भी उनका सेम होता है, इसलिए बी और डी दोनों सही होंगे।
ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को। ये मोर देन वन करेक्ट एक्शन में, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए सपोज करें कि चुनना होगा कि इक्वल वेक्टर कौन है, यदि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा तो मोस्ट एप्रोप्रिएट किसको लेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर का डायरेक्शन यदि सेम है तो इक्वल वेक्टर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम नेगेटिव का भी हो सकता है। समझ पाए इस बात को। और यदि मोर देन वन करेक्ट एक्शन में तो दोनों लेंगे। समझ गए इस बात को। उतार लीजिए, तीनों उतार लीजिए। थर्ड है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल मतलब क्या हुआ, को इनिशियल मतलब वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। को मतलब एक ही जगह है। जैसे देखिए 2 मिनट में, ये बहुत हल्का हल्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये सब बहुत छोटे छोटे वेक्टर्स है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आएगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका नाम है यूनिट वेक्टर। सारे वेक्टर का पिताजी है वो। सारे वेक्टर का पिताजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपको आपको लगेगा बहुत आसान है इसका जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसमें क्या है, लेकिन वो आपका रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा, ठीक है। यदि इसको ठीक से नहीं समझा तो आपका डायमेंशन यूनिट, आपका यूनिट 1 कर देगा वो, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से उस पर स्टार मार्क देंगे हम, ठीक है। जो बड़ा कोई रेपुटेड आदमी है तो उसको इज्जत देंगे ना हम। आइए देखिए यहां पर, ये पॉइंट मान लीजिए ओ पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हो गया। यहां से एक वेक्टर मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, यहीं से एक वेक्टर बी है, यहीं से एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है। तो ऑल वेक्टर्स कौन कौन से, ए बी सी डी, ठीक है, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स having initial point ओ क्या है उसका, इनिशियल पॉइंट। अब इसी पे आ जाइए 4 नंबर पे, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर इसका मतलब है कि सारे वेक्टर एक ही लाइन पे होंगे, एक पर्टिकुलर लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं उसको, और सारे वेक्टर उसी लाइन के अलोंग होंगे। हाँ ये हो सकता है कि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, लेकिन एक ही लाइन में होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये इमेजिनरी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एंगल पे हो सकता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, तो इस वेक्टर को हम ए कह दिए, एक छोटा सा वेक्टर ऐसे है, ठीक, एक वेक्टर यहां ऐसे है सी, और एक वेक्टर उसका डी। तो ये सारे वेक्टर्स मिलकर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन में है, वो इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, एक ही लाइन में है, डायरेक्शंस अपोजिट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे ए और सी का डायरेक्शन आपको सेम नजर आ रहा है, बी और डी का डायरेक्शन सेम नजर आ रहा है, तो इसमें कहेंगे कि ऑल वेक्टर्स वेक्टर्स आर aligned in a line and they are called collinear vectors, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म आता है कोप्लेनर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हैं। तो आप हमको एक चीज बताइए कि प्लेन किससे बनता है, प्लेन और सरफेस में क्या डिफरेंस है, प्लेन और सरफेस में क्या डिफरेंस है, हाँ बोलो, क्या डिफरेंस है। अच्छा प्लेन किसको कहते हैं ये बताइए, डिफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आप जो समझे अभी तक प्लेन का मतलब 10th क्लास तक वो क्या है, बोलो। प्लेन को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे,
एक्स एंड वाई एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, दो एक्सिसेस हैं, तो इससे हम प्लेन को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए दो एक्सिसेस, दो एक्सिसेस, सबसे पहली बात कि एक्सिस इमेजिनरी होता है, ठीक है, लाइन रियल होता है, ठीक है, लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हम रियल लाइन ड्रॉ कर दिए तो रियल हो गया, इमेजिनरी लाइन तो हम इमेजिन करेंगे, तो एक्सिस इमेजिनरी होता है, एक्सिस रियल नहीं होता है, ठीक है। दो एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं तो उसके कारण इंटरसेप्टिंग जो पोर्शन है उसके कारण एक रीजन क्रिएट होता है, उस रीजन को हम लोग प्लेन बोलते हैं। प्लेन भी इमेजिनरी होता है क्योंकि जिससे वो बना है वो खुद इमेजिनरी है। दो एक्सिस जब इंटरसेप्ट होंगे तो प्लेन बनेगा, तो एक्सिसेस चूंकि ऑलरेडी इमेजिनरी है तो प्लेन भी क्या होगा? इमेजिनरी होगा। लेकिन जब दो रियल लाइन इंटरसेप्ट होंगे तो सरफेस जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस है तो एक लाइन उधर गया वो, और एक लाइन इधर इंटरसेप्ट हुआ, क्योंकि लाइन है, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो सरफेस बना वो रियल है, ठीक है। और सरफेस जनरली रियल रियल हम लोग ज्योमेट्री को कहते हैं, लेकिन प्लेन जो होता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। एक्सिस के इंटरसेप्शन से प्लेन बनेगा, लाइन जो रियल है उसके इंटरसेप्शन से सरफेस बनेगी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं को प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में है जो, तो जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देके समझिए, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ऐसे हो गया, किसी भी एंगल पे आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और एक वेक्टर ये हो गया, तो ये जो तीनों वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर किस प्लेन में है? जो हमारा हाथ का जो पाम का जो प्लेन है उसी में है, ऐसे तीनों एक ही प्लेन में है। इस प्लेन को x और इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको इस तरह से मान लेते हैं x और ये y, तो x y प्लेन में है तीनों, z एक्सिस ऊपर है, तो z एक्सिस ऊपर है, x इधर है, y इधर है, तो एक्स वाई प्लेन में है। अब कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे हम उसको उठा लिए, टिल्ट कर दिए, तो वो एक्स वाई प्लेन से ऊपर उठ गया, तो एक्स वाई प्लेन से ऊपर उठ गया तो वो हो सकता है जेड वाई प्लेन में आ जाए या किसी और प्लेन में आ जाए, लेकिन उस प्लेन में तो नहीं रहा वो, तो इसको हम, इस वेक्टर को हम को प्लेनर वेक्टर नहीं कहेंगे। को प्लेनर वेक्टर उसी वेक्टर को कह सकते हैं, एक दो चार कई वेक्टर हो जिनका की प्लेन सेम होगा, जैसे अभी ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वेक्टर को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, लेकिन ये वेक्टर अब जैसे ये हो गया तो ये को प्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका प्लेन इनके प्लेन से अलग हो गया। लेकिन अभी भी ये दो वेक्टर चूंकि सेम प्लेन में है तो वो को प्लेनर कहला सकते हैं। समझ पाए इस बात को? तो को प्लेनर वेक्टर होने के लिए प्लेन सेम होना चाहिए, तो इसको जस्ट ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट वो लिखाते हैं, खत्म करते हैं आज, इसको जस्ट ड्रॉ कर लीजिए। एक है को इनिशियल और दूसरा है को लीनियर। ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इस तरह से बी, तीसरा वेक्टर सी, ये मान लेते हैं कि चौथा वेक्टर डी है। तो ये सारे वेक्टर चूंकि एक ही प्लेन में, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन में, तो हम इनको सब को क्या बोलेंगे? सिंस all vectors are in same plane, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन, ठीक। सो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स,
ठीक है, ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। और इनका एंगल अलग अलग हो सकता है उस प्लेन में। ठीक है, जैसे वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर डी बी इधर होगा, ऐसा हो सकता है। साथ में पैरेलल भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही प्लेन में है तो वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे कोई भी दो वेक्टर एक ही प्लेन में होगा, इस लाइन को समझे। कोई भी दो वेक्टर यदि हम लेंगे तो वो दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, दो से अधिक वेक्टर डिफरेंट प्लेन डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करें, समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और यहां पर वेक्टर बी है, ऐसे है वेक्टर बी, तो ये जो प्लेन हुआ ना वो एक प्लेन हुआ। मान लीजिए वेक्टर बी यहां आ गया तो ये एक प्लेन हो गया। मान लीजिए ये वेक्टर बी यहां आ गया तो ये एक प्लेन हो गया। प्लेन तो कहीं पे भी किसी भी एंगल पे हो सकता है ना, प्लेन तो फिक्स नहीं है कि हाँ इसी को हम बोलेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर का एक प्लेन बना, वाई एक्सिस नीचे भी तो हो सकता है, हम उसको मान तो नीचे भी सकते हैं। तो कभी भी दो वेक्टर मिलेंगे ना तो एक प्लेन जनरेट करेगा। दो से अधिक वेक्टर होगा तो आपको डिफरेंट प्लेन समझ में आएगा। मान लीजिए आप दो वेक्टर को ऐसे ले ली तो ये प्लेन हो गया, इस वेक्टर को आप ऐसे ले रहे हैं, अब ये दूसरा प्लेन जनरेट करके दिखा रहा है। कैसे? तो ये इसका जो भी ऐसे प्लेन है उससे ये ऊपर है, उससे परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी जो भी प्लेन ले रहा है वो सेम ले रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। समझ पाए? तो प्लेन जो हमारा वेक्टर है उसका ओरिएंटेशन ये तय करेगा कि एक प्लेन है या प्लेन नहीं है। समझ पाए? जब वो पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा तो वो एक प्लेन जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, यहां तक लिख लिए हैं, लिख लीजिए पॉइंट, लिखिए, दो पॉइंट्स लिख लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, if two vectors are parallel or anti-parallel, then they will form the same plane, but अगले पॉइंट में लिख लीजिए। हाँ, but if two vectors are not anti-parallel or parallel, but if two vectors are not parallel or anti-parallel, they will form different planes. They will form different planes. ठीक है, इसमें अब दो वेक्टर बच गया है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करके उसको खत्म करेंगे और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में इंटर करेंगे हम लोग। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे।